पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेने वाला चीन अब आर्थिक मंदी की चपेट में जाता दिख रहा है। चाइना ब्रिटेन और अमेरिका की तरह काफी ज्यादा इन्फ्लेशन से तो नहीं जूझ रहा है, लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। मतलब यहां पे इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन की शुरुआत हो गई है। इसके सामने कुछ दूसरी अन्य समस्याएं भी हैं। चीन में बनी चीजों की मांग घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगहों पर कम हो चुकी है। अमेरिका जैसी दूसरी बड़ी इकोनॉमीज के साथ उसका ट्रेड वार चल रहा है, जो चीन की ग्रोथ को धीमा कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक और जहां चीन के कई राज्य कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, वहीं चीन की सरकार दूसरे देशों को कर्ज दे देकर दुनिया में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है। आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए गरीब या मिडिल इनकम देशों को लोन देने के मामले में अब चाइना आईएमएफ से कंपटीशन करने लगा है। साल 2021 में चाइना और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों ने ही मुश्किल में फंसे देशों को कर्ज दिया, जिनमें से आईएमएफ का दिया हुआ कर्ज चाइना से सिर्फ $28 बिलियन ही ज्यादा था। चीन ने अफगानिस्तान में भी लिथियम रिजर्व में निवेश करने के लिए हजारों करोड़ की रकम का ऑफर दिया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा चीन ने कई अफ्रीकी देशों में भी अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन की तेजी से होती आर्थिक तरक्की के पीछे एक बड़ा कारण यहां होने वाला विदेशी निवेश था। इसी तेज आर्थिक तरक्की के बलबूते चीन ने बीते 40 साल में अपने 85 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आया है। साल 1976 में माओ से तुंग की मौत हो गई और उसके बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया और रूढ़िवादी कम्युनिज्म के बजाय आर्थिक तरक्की का रास्ता अपनाया। चाइना ने देश के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोलने शुरू कर दिए। चीन डिफ्लेशन की स्थिति का सामना कर रहा है। डिफ्लेशन की स्थिति तब पैदा होती है जब बाजार में चीजों की मांग कम हो जाती है, या तो उत्पादन जरूरत से अधिक होता है या फिर उपभोक्ता पैसा खर्च नहीं करना चाहता। कोविड महामारी के बाद चीन में अर्थव्यवस्था कुछ समय तक तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर चीजों की मांग बढ़ती नहीं दिखाई दी। साल 2021 में फरवरी महीने में उपभोक्ता सूचकांक तेजी से गिरा, मांग लगातार गिरती रही और साल 2023 की शुरुआत तक स्थिति इतनी बुरी हो गई कि कंपनियों के लिए उत्पादन की लागत निकालना तक मुश्किल होने लगा। चीन पर यह दबाव बन चुका है कि वो बाजार में मांग बढ़ाने के लिए कोशिश करे और घरेलू बाजार में स्थिरता लाए। चीन के मार्केट में सुस्ती की वजह है रियल एस्टेट बाजार में संकट, एक्सपोर्ट का कम होना और कमजोर उपभोक्ता खर्च। कोविड बीतने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाई है। कोविड के पहले दौर से तुलना करें तो मार्च 2023 तक केवल 2/3 काम ही फिर से शुरू हो पाया। इसका सीधा असर पड़ा है मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में काम करने वाले लोगों पर, और यह बड़ी आबादी युवा है। ये बड़ी तेजी से बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन की जीडीपी के 20% का योगदान है। चीनी मुद्रा युआन दशकों के सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। कमजोर मुद्रा से बढ़ने वाली अनिश्चितताओं की वजह से निवेशक दूर होने लगते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इससे सेंट्रल बैंक के लिए इकोनॉमी में पैसा डालना मुश्किल हो जाता है। हाउसिंग सेक्टर में रियल एस्टेट गतिविधियों और निगेटिव सेंटीमेंट की वजह ने ग्रोथ को धीमा कर दिया है। प्रॉपर्टी और दूसरे उद्योग की चीन की जीडीपी में 1/3 हिस्सेदारी है। जब हाउसिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता है तो लोगों का आर्थिक हालात में विश्वास कम होने लगता है। चीन में घर के खरीदार अधूरी इमारतों पर कर्ज की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं और कई को शक है कि उनके घर पूरे बन भी नहीं पाएंगे।
नए घरों की मांग में कमी आई है और इस वजह से निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का आयात भी गिरा है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और यह इस समय सबसे बड़े अपने आर्थिक संकट से जूझ रही है। लेकिन चीन की सरकार नहीं चाहती कि यह बात दुनिया को पता चले। वजह यह है कि इससे चीन पर भरोसा और कम होगा, जो पहले ही कम हो चुका है। चाइना ने ऐसे ग्रोथ मॉडल को अपनाया जिसमें प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका उपभोग करने के लिए लोग नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए सरकार ने बचत को प्रोत्साहित किया है। यहां पे छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए, जिसकी वास्तव में फिलहाल जरूरत ही नहीं थी। अब सारे पैसे उन प्रोजेक्ट्स में फंस चुके हैं और बेकार पड़े हैं। इमारतें खड़ी हैं लेकिन उनके खरीदार नहीं हैं। हाईवे हैं लेकिन उन पर चलने के लिए गाड़ियां नहीं हैं। इस साल हाउसिंग सेक्टर में चाइना में 23% की गिरावट आई। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह और भी गिरावट देखने को मिलेगी और चाइना की इकोनॉमी और भी संकट में जाएगी। पूरा यूरोप महंगाई से जूझ रहा है। एक बार के लिए चीन में डिफ्लेशन की वजह से दुनिया के कुछ देशों में कुछ समय तक बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन दुनिया भर में बेचे जाने वाले सामानों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दूसरी ओर चीन में बने सामान की कीमतों में कटौती से रोजगार पर असर पड़ सकता है, जिससे व्यवसायों द्वारा निवेश प्रभावित हो सकता है। चीन में गिरती कीमतों का दौर कंपनियों के मुनाफे और उपभोक्ता खर्च पर भी असर डाल सकता है। इसके बाद बेरोजगारी और भी बढ़ सकती है। इसलिए घटती कीमतें भले ही शुरू में उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आर्थिक गतिविधि में कमी आएगी और इसका एक दुष्चक्र पैदा हो सकता है। चीन की समस्या भारत के लिए एक अवसर की तरह है। अभी निवेश आकर्षित करने और अल्टरनेटिव ग्लोबल सोर्सिंग हब के रूप में उभरने के लिए भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल घटकर 3.5% रहने की अनुमान है और अब तो डबल डिजिट ग्रोथ का जमाना ही खत्म हो चुका है। चाइना की कीमत पर भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज में दुनिया भर के निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है और भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक सबसे पसंदीदा जगह बनने के लिए तैयार खड़ा है।